स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। शाम 5 बजे तक के मतदान की जानकारी आपको दे दे। 57.7% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है, 77.99% वोटिंग। दिल्ली में सबसे कम 53.73% मतदान हुआ है, तो बिहार में 52.24% मतदान हुआ। वहीं हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो यह आंकड़ा 55.93% है। जम्मू और कश्मीर में 51.35% वोटिंग हुई है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो 61.41% मतदान हुआ है। ओडिशा में 59.02% वोटिंग, तो उत्तर प्रदेश में 52.02% मतदान। तो यह आंकड़ा है 5 बजे तक का। शाम 5 बजे तक 57.7% मतदान हुआ है। तकरीबन 60% इसे कहा जा सकता है। अगर हम 6 बजे के आंकड़े तक की बात करें तो फिलहाल जो वोटिंग प्रतिशत निकल कर आया है वो सबके सामने है। दिल्ली में सबसे कम वोटिंग हुई है। बिहार में 52.24% वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है। हरियाणा की बात करें तो यह आंकड़ा 55.93% है। छठे फेज की वोटिंग है। बंगाल यहां पर भी सबसे आगे इस फेज में भी। जम्मू कश्मीर में हालांकि स्तर सुधरा है और 51% वोटिंग हुई है। झारखंड में 61% मतदान हुआ है। वहीं अभी भी कुछ जगहों पर जिस तरह से मतदान को लेकर अपडेट अभी आएगा। वहीं अगर बात की जाए 5 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन 6 बजे तक का समय था तो 57.7% मतदान हुआ है 5 बजे तक। और कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 बज गए, ईवीएम सील हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आज छठे फेज की वोटिंग और 58 सीटों पर मतदान हुआ है। ऐसे में अब सील होती हुई ईवीएम आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें हैं मतदान केंद्रों की, जहां पर 6 बजे के बाद मतदान खत्म हो चुका है और अब ईवीएम सील किए जा रहे हैं। अब ये ईवीएम 4 जून को ही खुलेंगे। तो छठे फेज की वोटिंग हो चुकी है। मिला जुला मतदान हमें देखने को मिला है। देश भर से 58 सीटों पर ये वोटिंग हुई है और ऐसे में कहा यह जा रहा है जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है 5 बजे तक, तो ये आंकड़ा 57.7% का है। वहीं 6 बजे तक का भी आंकड़ा अगर हम देखें तो थोड़ी बढ़ोतरी हुई होगी और कुल मिलाकर 60% तक ये आंकड़ा पहुंचा होगा। लेकिन दिल्ली में सबसे कम मतदान हुआ है। 7 सीटों पर दिल्ली में वोटिंग होनी थी। वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ 52.24% मतदान हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 बज चुके हैं और ऐसे में अब ईवीएम जिसमें कि उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है, उन्हें सील किया जा रहा है। अब इन ईवीएम को हम तब समझे, ये ताला तब खुलेगा जब फैसला होगा भाग्य का, उन कैंडिडेट्स का जिनकी किस्मत इन ईवीएम में कैद हो चुकी है। यानी 4 जून को पता चलेगा किसकी किस्मत इस ईवीएम में बंद है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ से। मतदान केंद्रों में ईवीएम को सील करते हुए मतदान कर्मी, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी प्रक्रिया जो हुई शाम 6 बजे तक, जितने वोट डाले गए, मतदान हुआ और उसके बाद अब इन ईवीएम को सील किया जा रहा है और ये सील खुलेगी 4 जून को और उसके बाद फैसला निकलकर सामने आएगा। तो छठे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और 7वें यानी आखिरी चरण के लिए जबरदस्त सियासी घमासान जारी है। हर सियासी दल के दिग्गज वोटर्स को लुभाने के लिए अपने तरकश के हर तीर का
बखूबी इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने बिहार काराकाट में एक रैली में आरजेडी और कांग्रेस पर करारा वार कर दिया है। पीएम मोदी ने ओबीसी आरक्षण से लेकर जंगल राज तक के मसले को पुरजोर तरीके से उठाया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि लालटेन लेकर जो मुजरा करने वाली जमात है, ये बिहारियों का अपमान के बाद भी कांग्रेस के साथ आवाज बुलंद करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। तो आरजेडी में हिम्मत नहीं कि वो बिहारियों के अपमान पर कांग्रेस को एक भी शब्द बोल पाए। वहीं पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी बिहार के विकास को लेकर गंभीर नहीं है और बिहार के मुद्दों की अनदेखी करते हैं। और इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी और तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने बिहार से वहां काम करने गए, वहां मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया, भद्दे शब्दों में अपमान किया। कहा अब हम उन्हें बिहारियों को पंजाब में घर नहीं देने देंगे, घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा है, कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके विषय में मुंह पे ताला लगा दिया है। क्या कभी कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? बिहारियों से माफी मांगी क्या? और ये इनको लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। ये लगातार कह रहे कि आरक्षण खत्म करेंगे। जरा प्रधानमंत्री से पूछिए कि हमने लगभग 5 बार पत्र लिखा जाति आधारित गणना कराने का पूरे देश भर में। हमारा पूरा डेलीगेशन बिहार का विधानसभा का गया था मिलने। हम खुद 1 घंटा प्रधानमंत्री से बात किए, फिर लिखित में उन्होंने मना कर दिया। बेसिक तो यही था ना भाई, जाति आधारित गणना हो, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से सबको आरक्षण मिलेगा। तो ये देखिए बयान आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से इस बयान को दिया है। और सवाल यही उठता है कि आखिर राजनीति का स्तर किस तरह से कम होता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में इस तरह के बयानबाजी होते हैं, खासतौर से जब चुनाव आते हैं तो ये बयान और बढ़ जाते हैं, तरह तरह के बयान देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या कुछ स्तर गिरता हुआ हम राजनीति में देख सकते हैं, वो इन बयानों के जरिए समझा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है और आपको बता दें कि हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। के मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हिमांशु कुमार जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता है जेडीयू के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सभी का स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस तरह के बयानों के मायने क्या निकाले जाए। रुख करेंगे हम ए.के. मिश्रा जी का। ए.के. मिश्रा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान निकलकर सामने आया, हालांकि विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उसके बाद जो निकलकर सामने आता है, जो बयान आया है, उस पर अब ये देखिए कहीं ना कहीं INDI गठबंधन में निशाना साध रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जो पीएम मोदी के प्रशंसक है, क्या वो इस तरह की जो बात कही जा रही है पीएम मोदी के द्वारा उसे पसंद करेंगे? नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं। जब हम भाषा या शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमने किस चीज़ के लिए किया और समझने वाले का क्या ज्ञान है, इस पे भी जो है बहुत फ़र्क पड़ता है, मायने रखता है। तुलसीदास की चौपाइयों का इसी तरीके से उल्टे सीधे तरीके से इन लोगों ने किया। मैं तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने तो तारीफ की और अग्रिम बधाई दे रहे हैं कि 4 तारीख को आप लोग मुजरा करिएगा। पूछिए कैसे? इतिहास के पन्नों में जाइए तो बड़े बड़े बादशाह अपने लड़कों को मुजरा करने वालों के यहाँ भेजते थे तहजीब सिखाने के लिए, और ये पाकिस्तान प्रेमी तो है ही।
तो मुजरा करना, मुजरा सेंटर जो होते थे वो तहजीब और इल्म के लिए एक तरीके से प्राइमरी पाठशाला होते थे। बड़े बड़े नवाब जैसे ये हैं, विपक्ष पार्टी नेता और पत्रकार वगैरह हैं, इनकी तहजीब वहीं से है। तो ये तारीफ है, मुजरा करना, मुजरा सेंटर पे जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, विपक्षी लोगों को पसंद है। तहजीब, कल्चर, कैसे बोला जाए, ये सब चीज़ें सिखाया जाता था। तो प्रधानमंत्री ने इसीलिए बोला कि इनको तहजीब नहीं है, कल्चर नहीं है, ये जा करके पहले सीखे वहाँ पे। वो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर होता था। एज पर मुस्लिम स्कॉलर्स अगर आप देखेंगे, मुस्लिम हिस्ट्री देखेंगे, तो स्किल डेवलपमेंट का और आदतें जो होती हैं अच्छी, सभ्य, सिविलाइजेशन, सिविल होने के लिए वो एक सेंटर होता था। तो विपक्ष और विपक्षी पत्रकारों को निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। 4 तारीख तक राहुल गांधी, ये आरजेडी वगैरह वाले इंगेज है, उसके बाद 5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे, तो जाके तहजीब और स्किल डेवलप कर लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। महेश जी, इस बयान को लेकर अब काफी चर्चा हो रही है और ये देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक है, जाहिर सी बात है इस तरह के जो बयान निकल कर आएंगे वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आएंगे। क्या लग रहा है आखिरी फेस बचा है अब, और उसके बाद इस तरह के बयानबाजियों में फंसते चले जा रहे हैं हमारे बड़े नेता, और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर ये बात कही जाए तो वाकई सोचने वाली ये बात हो जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई भी अगर बात कहते हैं तो अभी जैसे हमारे मित्र ने जो बात कही उस बात में हकीकत भी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तो आदमी की भावनाओं के ऊपर है, एक बात। दूसरी बात कि आखिर में आप प्रधानमंत्री तो उतने उस शब्द को कहीं यूज भी नहीं कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके लिए इतना शब्द भी जो है उतना उपयुक्त नहीं है जितने इनके चाल चरित्र और चेहरा है जैसा। अभी देखिए, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो एक सजा याफ्ता अपराधी है, उसकी एक राजनीतिक रिलेवेंसी आज भी कहीं प्रासंगिकता। लालू यादव जो सजा याफ्ता अपराधी है, वो व्यक्ति जो है, एक केजरीवाल देखिए कि वो व्यक्ति जो है जिसके बारे में ये पता चलता है कि भाई इसने तो देश के जो बाहर देश को तोड़ने के जो साजिश करते हैं, जो आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से 50 करोड़ रुपया ले लिया। और वो आदमी ये कह रहा है कि ये 50 करोड़ रुपया इस बात के लिए लिया कि ये कहीं बेअंत सिंह के हत्यारे को जेल से छुड़वाने में मदद करेगा। तो सवाल यह है कि इस प्रकार के लोगों का जो देशद्रोही की तरह काम करते हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, जो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं जो कहता है कि भारत माता का हम टुकड़े टुकड़े करेंगे, और ऐसे लोगों को आप कहीं तवज्जो और तरजीह देते हैं। और उससे पहले आप देखिए, राहुल गांधी का तुम तड़ाक पे उतर आए थे प्रधानमंत्री जी, जो कि देश इस समय जो है ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये किसी अवतार से कम नहीं है। और इन्होंने जिस प्रकार से कोरोना हो या गरीबों की घर में अनाज होना चाहिए, गरीबों के घर में सिलेंडर होना चाहिए, गरीबों के घर में नल होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होने चाहिए, गाँव में कहीं सड़क होना चाहिए, देश में जो है व्यापार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, देश का परचम विदेश में अच्छा उसका साख होना चाहिए। कोई तिरंगा उठा लेता उसकी जान बच जाती है। ऐसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण करने वाले व्यक्ति के लिए राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, जिस तरह के जुमले इस्तेमाल कर लिए, उन लोगों के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि 4 जून के बाद बैठ के मुजरा कर लेना, अच्छा रहेगा, देख लेना। हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये बयान सामने आया है? तेजस्वी यादव भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पवन खेड़ा भी कह रहे हैं कि शायद थक गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसके चलते इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, आवाज आ रही है आपको? हिमांशु जी सुन पा रहे हैं? लगता हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से रुख करेंगे हिमांशु जी का। हिमांशु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता नहीं जी, बोलिए। आवाज मिल रही है? हाँ, हम सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहले चरण के मतदान के बाद इस तरह की भाषा का लगातार प्रयोग कर रहे हैं कि उनकी हताशा को प्रदर्शित करते हैं। वो समझ रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि जो वोट का प्रतिशत है वह शुरू से ही वोट का प्रतिशत कम रहा है। और इतिहास साक्षी है, जब तक प्रतिशत कम रहा है भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का देखना। अभी हम बात कर रहे थे
ये कर रहे थे कि बिहारी की बात भी कर रहे थे बिहार में। तो एक बात बताइए, बिहार के डीएनए पर सवाल किसने उठाया? यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाए थे। यही तो कहे थे बिहार में आकर के 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दो, 125,000 करोड़ रुपया दे दिया। जब आरटीआई से इसका खुलासा हुआ, जब सूचना प्राप्त किया गया तो पता चला कि 1 रुपया भी इस मद में मिला ही नहीं। अब 17 वर्षों में जिस तरह से बिहार में अराजकता फैलाते रहे, जिस तरह से यहाँ बेरोजगारी बढ़ी, जैसे देश में आज बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी हुई है, इसी तरह से बिहार में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाते रहे। और 17 महीनों में जिस तरह से महागठबंधन की सरकार ने यहाँ के नवयुवकों को रोजगार देने का काम किया, 5 लाख से अधिक लोगों को यहाँ नौकरी देने का काम किया, ये ऐतिहासिक है। दूसरी बात, हमारे मित्र भी बोल रहे थे, देशद्रोही की बात कर रहे थे। इस देश में आप समझ सकते हैं कि पहली बार आईएसआई को, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को, इसी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय सरजमीन पर बुलाने का काम है। ये तो आप समझ सकते हैं किस तरह से देशद्रोह का काम, किस तरह से चाइना भारत के सीमा में घुस करके और हमारे जमीन को अतिक्रमण करता है। और ये लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्लीन चिट दिया जाता है चाइना। ये इनका फिक्र है। जहाँ तक 4 जून की बात है, तो इनको एक हम सलाह देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो साबरमती आश्रम जाएंगे, भूतपूर्व तो हो ही जाएंगे। जिस तरह से इस देश में किसानों का मिजाज है, नौजवानों का मिजाज है, इस देश के महिलाओं का मिजाज है, इस देश के अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ों का मिजाज है, तो निश्चित रूप से भूतपूर्व होना तो तय है। तो 4 जून के बाद ये साबरमती आश्रम जाकर के चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। और आत्मचिंतन करके देखेंगे किस तरह से इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान को कमजोर करने के लिए इन लोगों ने किस तरह से काम किया, और इस देश सबसे बड़ी महंगाई में त्याग में झोंकने का, और 45 वर्षों में सबके अपने अपने दावे हैं, सब अपने अपने बयान दे रहे हैं। प्रोफेसर कुमार जी, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये बयान है, कहीं ना कहीं जो राजनीति में ये स्तर है वो अब बहुत निम्न हो चुका है, यानी किसी तरह की बयानबाजी भी की जा सकती है, कोई आदर्श अब राजनीति में नहीं है। क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति अब मुख्य तौर पर, कि हर किसी राजनेता की प्रायोरिटी हो गई है कि बस किसी भी तरह से लोगों के बीच में जाके जुमलेबाजी करनी है, चाहे मुद्दे ना हो, चाहे मुद्दों पे बात हो ना हो, लेकिन इस तरह के बयानबाजी जो चर्चा का विषय बन जाते हैं वो ज़रूरी है? देखिए, इस तरह का शब्द प्रयोग करके चुनाव में बेसिकली जो है एक एग्रेशन लाने की कोशिश की जाती है, चाहे पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से। लेकिन इस टाइप के एग्रेशन को किसी भी सभ्य समाज में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और ख़ास करके चाहे आप प्रधानमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, चाहे प्रधानमंत्री के पक्ष में बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री के विपक्ष में बोल रहे हैं, तो हमको लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए एक हेल्दी परंपरा नहीं है। और किसी भी नेता को शब्दों का चयन, ठीक है आप एग्रेशन में हैं, चाहे आप हार रहे हो तब भी, चाहे जीत रहे हो तब भी, दोनों कंडीशन में आपको इस तरह के शब्दों से जो है परहेज करना चाहिए। खास करके इंडिया में हमारे ऐसी कल्चर नहीं थी। आज से आप 15 साल पहले का उठा करके देख लीजिए, इस टाइप का, इस तरह का भाषा का जल्दी जो है इस्तेमाल नहीं होता था इलेक्शन कैंपेन में। पुराने समय में भी लोग क्रिटिसाइज करते थे एक दूसरे का, आप उठा करके देख लिए, लेकिन एक सभ्य लैंग्वेज में उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल जिस ढंग से कभी कभी शब्दों का चयन, यादव ने बोला था कि मैं बिहार की सड़कें ऐसी बनवा दूंगा कि जब आप चलोगे तो आपको लगेगा डैश डैश के गालों पे चल रहे हैं। ये बड़ा शब्द लैंग्वेज था। नहीं, वो भी गलत है। तो वो बताइए ना, वो उदाहरण दीजिए ना उसको भी, कि भूल गए तो वो भी बता। दोनों तरफ के उदाहरण देते जाइए। मैं पक्ष और विपक्ष में हम शब्द इस्तेमाल करें, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। हम कभी भी पक्ष नहीं बोले, हम पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बोल रहे हैं। लालू यादव तो कई एक तरह के शब्द इस्तेमाल किया करते थे, हम सभी के लिए बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन का आप कैंपेन कीजिए, लेकिन भाषा पे एक नियंत्रण होना चाहिए। किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्रेशन में अगर आप गलत शब्दों का चयन, कोई गलत शब्द थोड़ी है। जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, आप इसको गलत या गंदा क्यों मानते हैं? हम एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी बोले, सिर्फ प्रधानमंत्री, विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, तरह तरह का शब्द इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, हम प्रधानमंत्री के शब्द पे जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं विपक्ष वाले, मुजरा शब्द की इटिमोलॉजी जरा आप मुझे बताइए क्या है? नहीं, मुजरा का मतलब होता है, ये उर्दू वर्ड है मुजरा। इटिमोलॉजी मुझे बताइए ना।
ये मुझे भी पता है, कई लोगों को उर्दू वर्ड है पता है। इसकी इटिमोलॉजी जरा बताइए तो मामला क्लियर हो जाएगा। इस शब्द को जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सभ्य शब्द उसमें नहीं, मैम ये गलत परसेप्शन है। मैं आपको बता दूं, आप मुजरा शब्द की इटिमोलॉजी आप देख लीजिए, ऐसे तो जो किसी इस्लामिक स्कॉलर से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। विपक्ष की जो बात कही जाती है, क्या उसे आप सही कहेंगे? संदर्भ में मैडम, पंजाब प्रधानमंत्री ने जिस संदर्भ में बोला है, आप मुझे बताइए ना, आप इस देश में गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप ग्रेट की परवरिश जो है मुजरे वालों ने की है, मैं कुछ और सिखाया है बचपन में, मैं कुछ और ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप गैर कानूनी सिखाई गई थी, उसको इल्म सिखाया गया। ठीक है, इतना कौन सोचेगा। लेकिन संजीव जी आपसे मैं समझना चाहती हूँ, संजीव जी आपको क्या लगता है कि पहले मंगलसूत्र को लेकर और अब इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं, मंगलसूत्र हो गया, मुजरा हो गया, तो क्या ये जो जुमलेबाजी है, जो शब्दावली है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल 100% सत्य बात है, आप सही कह रही हैं। एक जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री होते थे, या उससे पहले नहीं भी प्रधानमंत्री थे, तब भी आप देख लीजिए उनके जीवन काल में उनका जो भाषा शैली थी बहुत ही जो है स्वीकार्य थी, कि सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी, विपक्ष में थे तो भी सत्ता पक्ष से लोग का हमेशा सम्मान करते थे। और तो ऐसी पार्टी जिसके यहाँ ऐसे नेता हो और उसकी पार्टी के सक्सेसर ने इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की, यह शर्मनाक बात। अब आप उसकी यहाँ पर बैठ करके व्याख्या कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ, आप किसी भी शब्द की जब आप उसकी व्याख्या करने लगते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है आप मानिए कि भाषा का स्तर बहुत ऊंचा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। I love you 2, 3, 4 ये बड़ी अच्छी भाषा है ना। 60 साल की माता स्वरूप महिलाएं हैं, रैली में आपके नेता बोलते हैं I love you 2, 3, 4। आप सड़क पे बोल दीजिए किसी महिला से यही, तो आप देखो चप्पलें खाएंगे। वाह वाह वाह। अरे बच्चों से भी बोलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भैया वही मैंने बोला, मत का फेर है, समझ का फेर है। आपको लग रहा है I love you 2, 3, 4 अच्छी चीज है। चलिए ठीक है, बोलिएगा चौराहे पे। हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को इस खबर से हम रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बाद आपका स्वागत है। और आज छठे फेज की वोटिंग समाप्त तो हो गई है और जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है 5 बजे तक 57% वोटिंग हुई है। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि लगातार यहाँ पर घमासान जारी है और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से आखिरी फेज की तैयारियां रहेंगी, क्योंकि छठा फेज भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं गया है और ऐसे में जो मतदान प्रतिशत है उसको लेकर भी लगातार चिंता बनी हुई है। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं यहाँ पर प्रोफेसर कुमार का। कुमार जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और यहाँ पर जो बड़ी बात ये है, क्या लोगों के बीच विकल्प की कमी हो गई है? क्या जो हमारा विपक्षी गठबंधन है वो एकजुट होता हुआ नहीं दिख रहा है? लोगों को यहाँ पर जो मुद्दे हैं उनको नहीं समझा पाया, क्या मानते हैं? अब आप विकल्प की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया अलायंस जो है उसको चाहिए था कि एक प्राइम मिनिस्टर का किसी को भी एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे। जो चीज़ आप बाद में डिसाइड करेंगे इलेक्शन के बाद, अगर पहले कर देते थे, एक आम आदमी के पास एक सोचने के लिए होता है कि अगर हम मोदी के साथ हैं तो ठीक है, अगर जो व्यक्ति अगर मोदी को हटाना चाहता है, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर पद से, तो किसको प्राइम मिनिस्टर के लिए चुने? ऐसा ऑप्शन कॉमन पीपल के पास है नहीं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि इसके नहीं होने के कारण जो है वोट के परसेंटेज पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन साथ साथ अब ये देखिए कि अब अभी तक एग्जैक्ट कितना परसेंटेज पोलिंग हो रहा है उसका सही फिगर अभी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि फिगर बदल रहा है। लेकिन थर्ड फेज के बाद हमको लग रहा है कि जो बीजेपी का प्रचार प्रसार है वो बहुत तेज़ बढ़ा है। इवन प्राइम मिनिस्टर को आप देखेंगे, मोदी को इस उम्र में भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और लगभग हर 3 कंस्टिट्यूंसी के ऊपर वो पहुंच रहे हैं। वो हर 3 कंस्टिट्यूंसी में मैं बोल रहा हूँ, चाहे बिहार हो, चाहे तरफ यूपी हो, चाहे कहीं भी जाना होता है वो तुरंत पहुँच जा रहे हैं। लेकिन थर्ड फेज के बाद थोड़ा सा बढ़ा और विपक्षी दल भी थोड़ा सा उनको लग रहा है कि देखिए अगर वोट परसेंटेज कम हो रहा है तो इसका मतलब आप अनुमान बैठ करके नहीं लगा सकते कि जो है नरेंद्र मोदी की जो सरकार जो है गिर रही है या विपक्ष की सरकार बन रही है। ये किसी के पक्ष और विपक्ष में जा सकता है, लेकिन फिलहाल अगर लो परसेंटेज पोल अगर हो रहा है
तो ये दोनों के अगेंस्ट में, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं आम आदमी को कन्विंस नहीं कर पा रही है। दिल्ली की 7 सीटों के लिए भी आज मत डाले गए हैं। संजीव जी, क्या लग रहा है, क्या ये बदलाव के संकेत आपको दिख रहे हैं दिल्ली में, या निराशा है लोगों को, दिल्ली वासियों को, क्योंकि दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा है? संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? जी, आपसे प्रश्न कर रही हूँ। 7 सीटों के लिए आज वोट जो डाले गए हैं, दिल्ली का परसेंटेज जो है वो बेहद कम रहा है। क्या दिल्ली वासियों को निराशा है या कोई बदलाव होने जा रहा है? नहीं, वो ठीक है, पर आप सही कह रहे हैं, परसेंटेज कम रहा है। मतदान का प्रतिशत जो है और होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा जनता के लोग जो है भागीदार होंगे तो अच्छा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जो है सहभागिता की है। लेकिन फिर भी जो भी है उसमें हमें आपको जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से भाजपा ने 6 उम्मीदवार पहले ही बदल दिए थे, एक उम्मीदवार को सिर्फ पाना था के हिसाब से, बाकी अभी जनता के हाथ में है। हमने भी अपनी बात मजबूती से जनता के बीच में कही है और इन लोगों ने भी कही है और 10 वर्षों का काम देख रहा है। दिल्ली का ये इतिहास रहा है काफी समय से, 7 की 7 सीटें किसी एक दल के पक्ष में रही है या एक गठबंधन के पक्ष में रही है। ऐसा बहुत कम पाया गया, शायद बहुत पहले होगा तो एक की तरफ हो, 3 एक की तरफ हो या एक कुछ ऐसा हो। इस बार आप देखिएगा तो जब 4 जून को हम लोग बैठेंगे चर्चा करने होंगे तो आपको नजर आएगा 7 की 7 सीटें जी आम आदमी पार्टी जनता ने गठबंधन को झोली में डाली हो। गठबंधन तो ऐसा बहुत ठीक है, हाँ बिल्कुल, इस कोई दो राय नहीं। कुंवर अजय जी, ठीक है, 6 तो उन्होंने पहले ही बदल दिए जी। मान लिया ना कि 6 उम्मीदवार थे, बड़े दावे हो रहे हैं। अमित शाह भी कह रहे हैं 310 सीटें आ गई हैं। कुंवर अजय जी, आप क्या मानते हैं? हवा में नहीं कह रहे। एनडीए 400 पार कर रहा है, आम आदमी पार्टी भी 7 सीटें दिल्ली में जीत रही है, सबके अपने अपने दावे हैं, आप क्या कहेंगे? कुंवर अजय जी, आप पहले अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देश की जनता ने विपक्षी दलों के गठबंधन को नकार दिया। मोदी के सामने विपक्षी दलों के पास कोई पीएम उम्मीदवार नहीं और किसी तरीके से इनको भरोसा नहीं किया जाता। ये परिवारवादी पार्टियां जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, देश की जनता इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मानती, राजनीतिक दल मानती ही नहीं। इसलिए माननीय मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, देश की जनता उसको साकार करने जा रही है। और मैडम, जहां तक कम मतदान का सवाल है, इतिहास गवाह है कि जब तक कम मतदान होता है इसमें इसको एंटी कमेंसी के खिलाफ होता है, अर्थात सत्ता पक्ष के पक्ष में मतदान माना जाता है। तो देश की जनता ने अपना मन बना लिया है और एनडीए की सरकार का हैट्रिक करने जा रही है। महेश जी, देश की जनता ने मन बना लिया है, 400 पार हो जाएगा, 310 तो पहले ही हो चुका है। हाँ, स्वाभाविक है। मैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी बात सुन के मुझे हंसी आ रही थी कि देश की जितना जनता को आप मूर्ख समझते हैं उतना मूर्ख नहीं है मतदाता। अब वैसा नहीं रहा मेरे मित्र कि आप जो है अन्ना के कंधे पे चढ़ के और आप भ्रष्टाचार की बात करें और फिर आप भ्रष्टाचार में डूब के और फिर आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाएं, फिर आप जेल चले जाएं और फिर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी भी कहे कि हाँ ये जो कुकर्म किए, कुकृत्य किए वो कुछ हद तक सही है। अब ये सब होने के बाद भी आप कहिए कि हम 7 सीट जीत रहे हैं। इस देश में ठग मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और विकास युक्त देश की अगर आप परिकल्पना करेंगे तो उसमें आप लोग कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। इसका कारण है स्पष्ट, क्योंकि ये देश देख चुका है कि सजा याफ्ता अपराधी लालू यादव के लिए ये देश जो है कानून बना रहा था कि लालू यादव किसी तरह से डिस्क्वालीफाई ना हो, और उसका कहीं आप लोगों ने विरोध नहीं किया। अभी हाल तक जिस प्रकार से आपके नेता जाके छत्तीसगढ़ में इसी कांग्रेस को क्या कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जननी है, भाइयों अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा। ये केजरीवाल का अभी हाल
हाल में ही जब विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे थे तो ये उनकी कथनी थी। वो व्यक्ति आज के डेट में जिसके खिलाफ वो कह रहे थे वो कुछ हद तक सही भी कह रहे थे, क्योंकि जहाँ पे शीर्ष नेतृत्व एक सजा याफ्ता अपराधी है राहुल गांधी, जो बेल पे भ्रष्टाचार के मामले में पूरा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही बेल पर है। आप उस देश में जो आदमी चीनी दूतावास में रात में जाके क्या बोलता है, क्या कहता है, देश के खिलाफ क्या स्वांग रच रहा है, चीन से पैसा लेकर, और कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही हो, आप लोग आतंकवादियों से पैसा लेकर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में आप लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। गैर कानूनी, मतलब जो शराब गैर कानूनी तरीके से बेचते हैं उनको भी कहीं आपने पार कर दिया। ये इस टीका टिप्पणी के साथ जब कोर्ट आपको कहता है और उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं साहब हमने तो कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं, तो आप देखिए ना, स्वाति मालीवाल को उसके गुप्तांग पे आपने मारा, उसके छाती पे मारा, उसको मार मार के आपने लुटा दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं वो तो हमारा घर का मामला है, उसका क्या लेना देना है, आप लोग क्यों बोल रहे हैं। और इस देश के कानून में और विधि विधान में ऐसा कुछ है ही नहीं कि चीफ मिनिस्टर के घर में अगर चीफ मिनिस्टर के सामने कोई महिला लेडी पीटी जाती है तो कानूनी रूप से अपराध है। आप तो उसको भी नकार गए, आपने कहा कि ये भी प्लांटेड है। आप उसको बाद संजय सिंह बोले, संजय सिंह को लेकर आपने कुछ नहीं बोला। मुझे तो लगा कि संजय सिंह को भी आप कह दोगे कि वो भी प्लांटेड थे। उन्होंने जो बात कही कि भाई स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, तो वो भी आप कह देते कि ये भाजपा का प्लांटेड नेता है हमारे यहाँ। तो आप लोग का जो चाल चेहरा, और आपके पास कोई नेतृत्व और व्यक्तित्व ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो कि मोदी जी जैसे व्यक्ति को, मैंने शुरू में जो कहा कि ये देश का जो इकबाल बढ़ा है, जो इस देश का जिस प्रकार से आज आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कांग्रेस जो है एक महान अर्थशास्त्री को लाती है और 10 लाख करोड़ का बजट होता है उस समय, और आज वही देश 60 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहा है। आज 7 बिलियन से ऊपर जो है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स है। अब इसके बावजूद भी आप कहें कि देश की स्थिति परिस्थिति बदली नहीं है, विकास जो है कहीं देश के एजेंडे में है ही नहीं, लोगों के आंख पे पट्टी बंधी हुई है, लोगों को अनाज मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, लोगों को सड़कें मिल रही है, लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है, और फिर आप कहिए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही है। हिमांशु जी, आप तो कह रहे हैं बेरोजगारी है, लोगों को महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है, खाने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर जनता वोट देती हुई नजर आ रही है, ऐसे दावा महेश जी कर रहे हैं। देखिए, खुश होने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, हमारे मित्र खुश हों 4 जून तक, 4 जून के बाद इनकी खुशी गम में बदल जाए। सबसे बड़ी बात है इस देश के अन्नदाताओं को किस तरह से खालिस्तानी पाकिस्तानी जैसे उपमाओं से उपकृत किया गया, नवाजा गया, ये तो आप सब लोग समझते हैं और सबके सामने है। इस तरह से इस देश की महिलाओं का आप मणिपुर से लेकर के, बनारस से लेकर के, उन्नाव से लेकर के 3 पहलवान बेटियों को आपने और हाथरस में देखा है किस तरह से महिलाओं का शोषण होता रहा। किस तरह से अग्निवीर जैसी योजना ला करके इस देश में नौजवानों को सड़क पर लाने का काम इस सरकार के पीछे छुपी हुई बात नहीं। ये बड़े बड़े वादे कर रहे थे, इतना विकास हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सीएजी का रिपोर्ट देख ले, सीएजी के रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, जिस आयुष्मान भारत की चर्चा बड़ी जोर शोर से कर रहे थे, आयुष्मान भारत में 24.9 लाख मुर्दों का इलाज हुआ है। इसके बाद एडमिशन डेट बाद में है, डिस्चार्ज डेट पहले है, सर्जरी डेट पहले है, एडमिशन डेट बाद में है। इसके बाद 9 लाख एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग आयुष्मान भारत में किया गया। सीएजी का रिपोर्ट आता है, इस पर जांच ये लोग नहीं करवाते। ये लोग करवाते क्या है, जो पदाधिकारी सीएजी के रिपोर्ट में शामिल रहता है चले जाते ना, आप में हिम्मत होती, आप क्रेज दिखाते, आप ये झूठी बातें मनगढ़ंत बातें आप क्यों कर रहे हैं? आगे जाइए ना कोर्ट कचहरी में, कहिए, निकालिए आप सीएजी की रिपोर्ट और डालिए और कहिए कोर्ट को कि इसमें सीबीआई की जांच हो। 4 सीट अपने परिवार के लोगों को आपके नेता में, आपका नेता तो थाईलैंड चला जाता है एमपी के चुनाव जीतने के बाद। आप कभी पूछते हैं कि सबसे कम उपस्थिति वाला कोई अगर नेता है तो राहुल गांधी है? आप उनके बारे में बात नहीं करिएगा। एक एक करके ठीक है, ठीक है। आज न कोई घोटाला है, अगर कोई भ्रष्टाचार है तो देश की जनता को समझती है ना। बीजेपी पे ला करके
होटल ये है असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। अग्निवीर में हमारे देश के युवा जा रहे हैं, उनके कहीं 100 रुपए आप सवाल उठाते हैं। जनरल को, जो देश का आर्मी चीफ है, उसको आप कहते हैं कि सड़क का गुंडा है, तब शर्म नहीं आती है आपको? देश के शहीदों के 100 रुपए आप सवाल उठाते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती है? देश के जब वीर जवान हमारी शहादत देते हैं और उनके लिए जब कोई समारोह होता है नहीं मिला है देशवासियों को, तब आपको शर्म नहीं आती है? देशवासियों को कोई विकल्प नहीं मिल पाया है, ये भी एक वजह है वोटिंग कम होने की। ए.के. मिश्रा जी, ठीक है, ए.के. मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, दिल्ली में जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल प्रचार करते हुए दिखाई दिए और साफ तौर पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिए हैं, तो ऐसे में क्या सिंपैथी वोट उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है दिल्ली में? क्या परिवर्तन हो सकता है? और उसके बाद स्वाति मालीवाल का केस जब आ जाता है तो क्या ये डाइसी हो जाता है? क्या लग रहा है कि ये सिंपैथी वोट मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, केजरीवाल जी की जो इमेज थी वो इमेज का बाड़ा फूट गया। स्वाति माल वाले केस में इतना जबरदस्त इनको डेंट लगा, और इसके पहले इनके जितने ईमानदार, कट्टर ईमानदार साथी जेल में गए, वो कलाई खुलती चली गई। अब वो मैग्नेटिज्म, वो करिश्मा जो है, करिश्मेटिक पर्सनालिटी केजरीवाल के बातों में नहीं है। इसीलिए आप ये देखिए, ये अब की बार में भीड़ हो रही है। ये आए थे जेल से सुप्रीम कोर्ट से विनती करके कि हम प्रचार करेंगे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें बताती हैं जिस हिसाब से सारे लोग जेल गए, छोड़ के गए, केजरीवाल खुद जेल गए, केवल अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, वो सारा धराशायी हो गया है, वो करिश्मा खत्म हो गया। वैसे भी लोकसभा के चुनाव में विधानसभा का चुनाव अलग होता है, सेंटर का इलेक्शन अलग होता है, तो केजरीवाल का कोई बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं रहेगा। और यही, अच्छा, 2 रुपए 5 रुपए का जो इन्होंने फ्री दिया था ना, बस बिजली, उसका भी कोई असर नहीं है। अगर उसका असर होता तो भीड़ निकलती दिल्ली में, कम से कम 70% 75% के आसपास होती है अगर केजरीवाल का जादू चलता। बिल्कुल। अब मिश्रा जी, आपको एक बात बताऊं कि 500 से लेके 1000 तक की भीड़ नहीं थी, और प्रधानमंत्री ने यहाँ 3 रैलियां करी, और तीनों रैलियों में लाखों की संख्या में लोग थे। मोहल्ला क्लिनिक बेकार पड़े हैं, इसको मोहल्ला क्लिनिक जाके देखिए, वहाँ कुत्ते बैठते हैं दिन में। तो इनकी सारी जो है, जो ये देखिए, बेवकूफ भी दूसरों को कितना बड़ा जादूगर हो, उसका भी जादू पकड़ा जाता है। वो करिश्मा खत्म हो गया, वो अट्रैक्शन खत्म हो गया। अब केजरीवाल के लिए एक ही रास्ता है कि 1 तारीख को वापस वहीं चले जाए जहां से आए हैं। ठीक है, संजीव जी, ठीक है। 1 तारीख है कि 2 तारीख है कि 4 तारीख के बाद है सर? 2 तारीख। अच्छा, 2 तारीख। 2 तारीख बोलिए तो 2 दिन की और छूट के लिए रिट दायर कर दीजिए, चुनाव देख लीजिए, नतीजे 5 तारीख को जाइए। संजीव जी, जश्न मना लीजिए अपनी जीत का। संजीव जी, अरविंद केजरीवाल जब प्रचार कर रहे थे तो लगातार ये बात कह रहे थे कि जो सेवाएं हम दिल्ली में दे रहे हैं वो पूरे देश में लागू कर दी जाएंगी। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा होगी, इसके साथ साथ जो बिजली है वो फ्री कर दी जाएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? क्या पूरे देश की जनता जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उस बात को सीरियसली ले रही थी? आप बताइए। केजरीवाल जी की उनकी पार्टी ही उनको सीरियस नहीं ले रही है, देश की जनता सीरियस कैसे लेगी? केजरीवाल जी की पार्टी उन्हें सीरियस नहीं ले रही है, देश की जनता सीरियस नहीं ले रही है। मेरा सवाल संजीव जी से। संजीव, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज सर। संजीव जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जनता पूछती है। संजीव जी से मेरा सवाल है। अरे ये गलबहिया तो बीजेपी और जदयू ठीक है, एक एक करके बोले। संजीव जी, ठीक है। हिमांशु जी, संजीव जी बोलना चाह रहे, बताइए। उनके गैंग के आदमी बोल रहे हैं। संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? हम आपको सुन नहीं पा रहे, अनम्यूट कर लीजिए। आम आदमी पार्टी की आवाज सड़क पे भी बंद हो गई, टीवी पे भी बंद, जनता ने म्यूट कर दिया। ठीक है, संजीव जी बोलिए, अपनी बात टीवी पे भी म्यूट, रैली में भी म्यूट, पूरे देश में कैसे भी म्यूट कर दिया। ठीक है, एक मिश्रा जी 1 सेकंड रुकिएगा। संजीव जी, पूरे देश में बिजली पानी कैसे फ्री दी जाएगी, बस सेवा कैसे फ्री होगी? महेश जी कह रहे थे साहब, ये इनको मारा गया, इनको ये पीटा गया। आप ये बताइए, आप वकील है, कानून पे कुछ विश्वास है कि नहीं है? कानून पे भरोसा है? वैसे तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं संजय जी, हमें क्यों नहीं भरोसा है? कमाल की बात आप कर रहे हैं। हमें क्यों नहीं भरोसा है? आपको भरोसा नहीं है? आपको धैर्य नहीं है?
नहीं, आपको भरोसा नहीं है। स्वाति मालीवाल का मामला ले लीजिए, शराब मामले में ले लीजिए, आप लोगों ने हर चीज में क्लीन चिट अपने आप को दे दिया, अपने आप को बिल्कुल कसूरवार मानने से इनकार कर दिया, निर्दोष अपने आप को घोषित कर लिए। आप कोर्ट के आदेश आने से पहले आपने कह दिया कि नहीं नहीं, हाँ कुछ हुआ ही नहीं देश में, न दिल्ली में हुआ, न हमने कोई घोटाला किया, न हमने कोई चोरी करी। आप तो इतने बड़े ठग निकले कि आदमी जो है ठगा से ठगा रह गया। आप तो ठग गैंग बना लीजिए ना, आप ठग गैंग बनाइए। अब तो आपके अच्छे मित्र मिल गए, कांग्रेसी मिल गए। फिर वही बात, अपनी बात एक तरफा। ठीक है, महेश जी सुनने का भी सवाल रखिए ना। जब आपको जो है, आप सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देता है, आप एक एक करके बोलिए प्लीज सर। हाँ, पहले संजीव जी को बात कर लेने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। हाँ, जो आप कहते हैं दूसरी बात ये कैसे मिलेगी? आम आदमी पार्टी जब नई सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी तो उसमें हिस्सेदार होगी, और ये हम लोग आपस में बैठ करके तय कर देंगे। आप छोड़ दीजिए ना, कम से कम थोड़ा सा आपको पार्टी बता दें। कोई नई सरकार आती है, उसमें कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, सब हम छोड़ के फाइनल कर देंगे। अरे भाई, पंजाब में कांग्रेस को आप क्या कहते फिर रहे हैं, ये बताइए ना दर्शकों को न्यूज इंडिया के। वहाँ तो उसको गाली देते हुए आप मिल रहे हैं, कांग्रेस वहाँ आपको गाली देते हुए मिल रही है। ये कैसा गठबंधन है आपका? क्या मतलब बनता है इसका? ये आम आदमी पार्टी का जीत करके आया पंजाब से। अरे भाई, पर ये कुछ स्थिति अलग बनी हुई है कि एक प्रदेश में गठबंधन की हालत कुछ और है, और दूसरे प्रदेश में पंजाब में आपका क्या हाल किया हुआ है? कांग्रेस का जीत करके आवे या आम आदमी पार्टी का जीत के आवे, दिल्ली में वो गठबंधन का सांसद कहलाएगा। तो ये कौन सा गठबंधन है कि एक जगह एक ही महिला को एक जगह भाभी कहिए, दूसरी जगह बहन कहिए? क्या मतलब बनता है इसका? आप उसमें दरार डालने का प्रश्न करिए। नहीं, एक जगह भाभी कहिए, दूसरी जगह आप उसको कहिए कि मेरी बहन है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अभी से लेकर के चलिए ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत देखिए सर से। ठीक है हिमांशु जी, ये बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त, क्योंकि गठबंधन की बात हो रही है। ठीक है, हिमांशु जी से जान लेते हैं। हिमांशु जी, पंजाब में कुछ और कहानी, आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, लेकिन अगर बाकी हम INDI गठबंधन की बात करते हैं तो पूरे देश में एकजुटता आप दिखा रहे हैं, इसे कैसे समझें? आप समझाइए हिमांशु जी। ऐसा है जीतू जी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस है, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य की बात होती है, जहाँ देश में आज जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत, लेकिन देश की जनता कैसे समझे आपके गठबंधन को? सर हिमांशु जी, वही मैं बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार से, इसके कुशासन से इस देश को मुक्ति चाहिए। हम आजादी की नहीं तो जनता को ये समझ में नहीं आती ना बात सर। जनता ये समझती है आप एक ही गठबंधन है। हिमांशु जी, जनता ये समझ रही है आप पूरे देश में एक ही गठबंधन है, वहाँ पंजाब देश से अलग नहीं है। अब कैसे गिनगिना करके पैर पकड़ के भारतीय जनता पार्टी, एक जवाब नहीं मिल पा रहा है। अजय जी भी कुछ कह रहे हैं, कुंवर अजय जी की बात सुन लेते हैं। कुंवर अजय जी, आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है गठबंधन का खेल, और एक प्रदेश में आपकी बात नहीं रखी जाती है, वही TMC की बात करते हैं हम, तो ममता बनर्जी साफ तौर पर कह देती है मेरा कोई मतलब नहीं है कांग्रेस से, तो ये क्या सब चल रहा है? यही देश की जनता इसी खेल को नहीं समझ पा रही है। ये जो गठबंधन है, पंजाब में कांग्रेस को जोड़ दे रहा है, बंगाल में TMC को जोड़ दे रहा है, दूसरे जगह साधु कैसे बोल दे रहा है? तो देश की जनता इनके छल कपट पर पंच को समझ चुकी है। इसके गठबंधन देश की जनता समझ रही है, देश की जनता कुछ नहीं हुआ है, कंफ्यूज हो गई है। ठीक है कुमार जी, प्रोफेसर कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देश की जनता कंफ्यूज हो गई, क्योंकि जनता तो सब कुछ समझती है, उन्हें सब समझ में आ रहा है कि एक तरफ ये एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य में एक दूसरे के धुर विरोधी है, ये कैसे संभव है? माफ कीजिएगा, आज के तारीख में आम जनता वोट तो देती है गठबंधन को, बाद में पता चला कि वो ठगबंधन निकल गया, क्योंकि उसका गठबंधन होता है किसी और के साथ, आम आदमी वोट देता है किसी और को, और बाद में पता चला कि एक ग्रुप जो है छोड़ करके दूसरे के साथ जाके मिल गया, दूसरा जो है तीसरे के साथ जा करके मिल गया। तो एक गठबंधन की जो विश्वसनीयता है वो आज के तारीख में नहीं है। ये जो गठबंधन की विश्वसनीयता है उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है।
गठबंधन टूट जाता है, उस पर भी बोल लीजिए ना। मैं बता रहा हूँ आप, अरे मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, अब सुन लीजिए। बिहार में, अरे बता रहा हूँ, बिहार में महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में महाराष्ट्र में क्या हुआ, कौन सी पार्टी किसके साथ चली गई, बिहार में कौन सी पार्टी 2 बार बदल गई एक दूसरे का पाला छोड़ करके। आप इलेक्शन लड़िए किसी और के साथ और इलेक्शन के बाद हो जाइए किसी और के साथ, और एक बार नहीं 2 बार नहीं होते ही जा रहा है। इसलिए गठबंधन बिहार में हमारी पार्टी 2005 में थी, आज भी वही है, हमारे साथी बदले, हमारा सरकार हमारा नेतृत्व बदला कभी, चाहे हम काजल की कोठरी वालों के साथ रहते। चलिए ठीक है, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। ठीक है, सरकार हमारी रही, नेतृत्व हमारा। ठीक है महेश जी, कैसा गठबंधन है ये? देखिए, मैं एक चीज और ये एनडीए गठबंधन के लिए भी सवाल उठ रहा है सर। आप कोई भी हो, हम इस देश के नागरिक के नाते हम इस समाज में एक चीज, एक मानदंड को स्थापित जरूर हम करना चाहेंगे। पहला ये कि ठग मुक्त भारत हो, दूसरा ये कि भय मुक्त भारत हो, तीसरा ये कि भूख मुक्त भारत हो, चौथा ये कि जिस प्रकार की यहाँ एक वातावरण बनता है, एक जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भाई राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस प्रकार से एक राजनीतिक प्रयोग किया जाता है, उससे मुक्त होना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए भी तो यही छवि बनती है। देखिए, हमारी छवि को अगर इस तरह से कहीं कहा जाता है कि देखिए इनके यहाँ कोई जाता है तो वो जो है वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। मैं चुनौती के साथ अपने मित्रों को कहता हूँ कि आप मुझे एक भी ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि जिसमें हमने, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई को रोकने का, या किसी कोर्ट कचहरी ने ये कहा हो कि सरकार के दबाव में ईडी और सीबीआई जो है इस कार्रवाई को करती है, इस कार्रवाई को नहीं करती है, क्योंकि कोर्ट के आगे तो सब कुछ। चलिए ठीक है, होता है ना, इस देश के कोर्ट कचहरी में विश्वास नहीं करने वाले लोगों को अक्सर यही होता है कि वो सोचते हैं कि भाई इस देश में जो है वो कानून और कायदे को एक तरफ कर दो और इनको एक तरफ कर दो। हाँ जी बोलिए जी, हम ये कह रहे हैं कि चाहे हम फूलों के बाग में रहें या काजल की कोठरी में, माननीय नीतीश जी और हमारी पार्टी पे किसी प्रकार का कोई दाग नहीं रहा। हम बार बार इस बात को कहना चाहते हैं, ये जो दाग दाग है पलटने का क्या पलट रहे थे? जीजा जी वाला घोटाला रहा हमेशा। ये लोग, इनके गठबंधन को हम लोग गठबंधन बनाना चाहते थे। चलिए ठीक है, बाकी फैसला तो जनता ही करेगी। एक फेज और बचा है, देखना होगा जनता और बात और मैं 4 तारीख को किसे जनादेश देती है। ठीक है सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।